दांतों का ओरिजिनल कलर क्या होता है? ज़्यादा रगड़ते हैं तो दांत और पीले दिखने शुरू होते हैं। हेल्दी गम होना कितना जरूरी है? ज़्यादा ज़रूरी है। दांत हैं ये तो निकलने ही हैं। तो वो रीज़न यही प्रॉब्लम तो कभी किसी ने ऐसा तो नहीं कहा कि नाक तो गिरना ही है। टूथपिक को बिल्कुल यूज मत करें। पान मसाले, गुटखा, ओरल कैंसर के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ पे ब्रशिंग एक बर्डन है। हमें कोई जड़ी बूटियाँ भी नहीं चाहिए। चॉकलेट नहीं खानी, तो यू विल एंजॉय योर चॉकलेट इवन आफ्टर 2 आवर्स। हार्ड फूड खाने की आदत डालिए। पहले हम गन्ना खाते थे तो आप अपने दांत को किसी भी कंडीशन में बचाइए। दातुन का मतलब ये नहीं है कि आपका बेसिक ब्रश बंद हो गया। याद कीजिए बचपन में डीडी पर आने वाला एक एड जिसमें मास्टर जी कहते थे, अरे राजू तुम्हारे दांत तो मोतियों जैसे चमक रहे हैं। और राजू भी बड़े गर्व से कहता, क्यों ना हो मास्टर जी, मैं फला दंतमंजन जो इस्तेमाल करता हूं। कुछ याद आया? वेलकम टू सेहत टॉक्स और मैं हूं आपकी होस्ट ज्योति गोयल। किसी भी रेडियंट स्माइल के पीछे छिपे होते हैं मोतियों जैसे सुंदर दांत। उसके लिए जरूरी है दांतों की केयर। लेकिन आप और हम तो डेंटिस्ट के पास तब जाते हैं जब दांतों में दर्द होता है। इस दर्द से कैसे बचें? क्या करें कि दांतों में कैविटी ना हो? कौन सा टूथब्रश सही है? और खुद दांतों की सफाई कैसे करें? इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज मेरे साथ हैं डॉक्टर सुमित बजाज, जो MDS हैं और डेंटिस्ट्री में 27 साल का अनुभव रखते हैं। वेलकम टू सेहत टॉक्स डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच ज्योति। मैं सबसे पहले बहुत ही बेसिक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। एज अ मेडिकल एक्सपर्ट आप दांतों की ओरल हाइजीन की डेफिनेशन क्या बताना चाहेंगे? ओरल हाइजीन होना मतलब आपके दांत एकदम साफ सुथरे हों, आपके गम्स जो हैं वो पिंक कलर के हों और आपको किसी भी तरह से खाने में या चबाने में कोई परेशानी ना हो। ये इसलिए ज़रूरी है बिकॉज़ नॉर्मली क्या होता है, हम लोग जब खाना खाते हैं तो खाना दांतों में फंसता है, तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो सारी आगे एक सीरीज रिएक्शन शुरू हो जाता है, एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है, तो एक से दूसरी प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। तो ये भी बहुत ही बेसिक है कि हमारे दांतों का ओरिजिनल कलर क्या होता है डॉक्टर? जैसे भगवान ने हमारे स्किन का कलर दिया है वैसे ही हमारे दांत का कलर उसके साथ मैच होता है। लेकिन हमारी एक मिसकंसेप्शन है, हम दांत को ज़्यादा रगड़ना चाहते हैं ताकि दांत और सफ़ेद हों, जबकि ऐसा उल्टा है। बिकॉज दांत के जो अंदर लेयर होती है उसको हम डेंटिन बोलते हैं, वो हल्की मटमैली और पीले रंग की होती है। तो उसके ऊपर का जो एनामल होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। तो जैसे ही हम उन दांतों को ज़्यादा रगड़ते हैं तो दांत और पीले दिखने शुरू होते हैं। तो एक जो ये गलत फहमी है कि हम दांत को ज़्यादा रगड़ के साफ़ करेंगे और हमारे दांत सफ़ेद हो जाएंगे, ये बिल्कुल भी गलत है। उल्टा हम रगड़ने से अपने दांत के ऊपर के एनामल को घिसा रहे हैं और उनकी लाइफ को हम कम कर रहे हैं। बट हमारे यहाँ खासकर इंडिया में, आई डोंट नो बाहर के हिसाब क्या हैं, बट इंडिया में तो लोगों को सफ़ेद दांतों से बहुत ही बड़ा ऑब्सेशन है। ऐसा क्यों है डॉक्टर? इस सफ़ेद दांत एक अच्छी वो है बिकॉज आपकी सफ़ेद दांत आपकी पर्सनालिटी को एनहेंस करते हैं। आप जब भी किसी अनजान आदमी से मिलते हैं तो आप सबसे पहले उसके चेहरे पे देखते हैं, तो चेहरे पे जो सबसे पहली नज़र जाती है वो उसके दांतों पे जाती है। तो इसलिए आप ज़रूर चाहते हैं कि आपके दांत साफ दिखें, और सफ़ेद दांत आपकी हाइजीन को, स्वच्छता को भी वो करता है। तो अगर आपके दांत पीले हैं, आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं लेकिन दांत मुंह खोलते ही एकदम से पीले दिखते हैं या गंदे दिखते हैं, तो वो आपकी पूरी पर्सनालिटी को इफ़ेक्ट करता है। तो इसीलिए हमेशा दांत सफ़ेद होने ही चाहिए। हम अक्सर ना डॉक्टर अपने जो दांत है उनके लिए बहुत केयर करते हैं, तरह तरह के ट्रीटमेंट्स भी लेते हैं, पर हम अपने गम्स को भूल जाते हैं। तो आप मुझे ये बताइए, बीइंग एन मेडिकल एक्सपर्ट, आप क्या बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि हमारे हेल्दी गम होना कितना ज़रूरी है? ज्योति जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। बिकॉज आप समझिए, हम लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आती है, ब्रश लेके दांत को साफ़ करना, तो वो आधा काम है। ज़्यादा ज़रूरी है हमारे मसूड़ों का ध्यान भी रखना, क्योंकि मसूड़े के 2 वजह हैं। एक तो दांत को जो सपोर्ट सिस्टम है वो मसूड़ों से मिल रहा है, तो जितनी ब्लड सर्कुलेशन है वो उसी से ही आ रही है। तो अगर आप अपने गम्स को हेल्दी नहीं रखते तो आप 2 तरह से प्रॉब्लम को पाल रहे हैं। एक तो ये प्रॉब्लम है कि मुंह में जितने भी बैक्टीरिया हैं वो आपकी बॉडी में एंटर कर रहे हैं, तो आपके ब्लड में जा रहे हैं, वो सब जगह आपको नुकसान कर रहे हैं। और दूसरा, आप एक दांत के एक इमारत की बेस को अगर आप मजबूत नहीं रखोगे तो आपके दांत हेल्दी कैसे हो सकते हैं। तो इसलिए गम्स को आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो एक हैबिट जो हमारे पुराने बुज़ुर्ग हमेशा करते थे,
खाना खाने के बाद अच्छे से उंगली मार के अपने दांतों को, अपने गम्स को साफ़ करना। वो हैबिट एक मिसिंग है हम लोगों में। हम सिर्फ ब्रश करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ब्रश करने के बाद कुछ सेकंड्स के लिए, 30 to 40 सेकंड्स इट टेक्स, आप अपने पूरे गम्स पे उंगली से अपनी उंगली को सिर्फ गीला कर लीजिए, या बेशक चाहें तो कोई टूथपेस्ट लगा लीजिए, या कोई वो लगा लीजिए, कोई लोशन लगा लीजिए, उससे अपने गम्स को अच्छे से मालिश कीजिए। तो आप उससे 2 पर्पस सॉल्व कर रहे हैं। एक तो ये कि जैसे ही गम्स आपके क्लीन हो जाएंगे तो जो खाना फंसा हुआ है वो निकल गया वहाँ से। सेकंड, जब उसका आप मालिश करते हैं तो उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है, तो वो अपने आप ही मजबूत होंगे। ये हमारे बुजुर्ग किया करते ये करते थे, बट आजकल जनरेशन नहीं करती। तो मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को एडवाइस करता हूँ कि कुछ सेकंड्स निकालो, गम मालिश करो और देखो कितना फ़र्क मिलता है आपको। तो हेल्दी गम्स के लिए आप क्या 4 या 5 ऐसे क्या टिप्स देना चाहेंगे जिससे हमारे गम्स हेल्दी रहें? सबसे सिंपल है, जब भी आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हम लोग नॉर्मली कुल्ला करेंगे या हाथ धोएंगे, उसी वक्त अपने गम्स को हल्का सा मालिश कर लीजिए उंगली से। उससे क्या हुआ, उसी वक्त खाना निकल गया और साथ में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया। तो ये 2 काम हो गए। तीसरा ये, जब भी आपके पास समय हो तो आप कुछ एक प्रिपरेशन लीजिए, जैसे गम पेंट अवेलेबल होते हैं या दूसरी मेडिकेटेड ऑइंटमेंट्स अवेलेबल हैं, उनसे अपने गम्स को ज़रूर मसाज करना सीखें। बाय डूइंग दिस सिंपल एक्सरसाइज आप अपने दांतों को और गम्स को बहुत ज़्यादा हेल्दी कर पाएंगे। और बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा आपको बोलूँगा कि आप हर इंसान को 6 से 8 महीने बाद अपने दांतों की सफाई ज़रूर करवानी चाहिए। हम हर रोज़ घर साफ़ करते हैं, लेकिन जब दिवाली का टाइम आता है तब देखते हैं कितना कचरा निकलता है, ये उसी घर से निकलता है। सेम चीज़ें हमारे माउथ में हैं। तो ओरल हाइजीन को अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हर 6-8 महीने बाद अपने गम्स की प्रॉपर डेंटिस्ट से सफाई करवाएं, बिकॉज जो एरिया वो डेंटिस्ट क्लीन कर सकता है वहाँ आपका ब्रश वहाँ नहीं पहुँच रहा है। और साथ में आपको ये भी पता लगेगा कि कौन सा एरिया आपका निगलेक्टेड एरिया है। तो इसके 2 कारण हैं। एक तो ये, दांतों में जब दर्द होता है वो तब होता है जब कैविटी या कीड़ा दांत के अंदरले हिस्से में पहुंच जाता है। उससे पहले कुछ महसूस नहीं होता। जैसे नॉर्मली हम डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब पेन होता है, तो यहाँ डेंटिस्ट्री में पेन आता है लास्ट स्टेज पे। तो जब पेन आता है तब वो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है या तो रूट कैनाल होगा और या फिर दांत निकालना पड़ेगा। तो वो पेशेंट परेशान होता है कि यार मुझे तो कल ही दर्द हुआ, आज मैं आ गया, अब डॉक्टर बोल रहा है रूट कैनाल होगा। तो ये एक मिसकंसेप्शन है, इसको थोड़ा सा इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। मतलब शरीर का जो दर्द होता है वो सिम्टम होता है। यहाँ पर हाँ। यहाँ पर अगर आपके दांत में दर्द है तो मतलब वो लास्ट है, एकदम वार्निंग हाँ, सिचुएशन है वो। warning ओके डॉक्टर, अक्सर हम देखते हैं कि हम सुबह ब्रश करते हैं तो हमारे गम्स से ब्लीडिंग होती है या फिर मसूड़े सूज जाते हैं। ये बहुत ही कॉमन है एक्चुअली, मैंने देखा है, बहुत लोग बात करते हैं इसके बारे में। तो ये होता क्यों है? क्या कोई न्यूट्रिएंट की कमी होती है या फिर कुछ और वजह होती है इसके पीछे? देखिए क्या होता है, गम्स जो है ना वो दांत को कवर करते हैं, वही हड्डी को भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो उसके अंदर जब बैक्टीरियल एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है या उसमें खाना फंसने लगता है तो आपके गम्स में ब्लीडिंग होती है। तो ब्लीडिंग इज़ फर्स्ट साइन ऑफ डिजीज़। कहाँ बीमारी शुरू हुई ये आपको ब्लीडिंग ही बताती है। तो जैसे ही ब्लीडिंग शुरू हो तो आपको इमीडिएटली अपने डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए और अपने गम्स का ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे अगर ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है तो वही हमारी दांत की जड़ों तक पहुंचती है, जिसकी वजह से दांत हमारे हिलते हैं या पायरिया होता है। तो इसीलिए आपको जो साइन दे रहा है नेचर वो यही है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ डिजीज़। तो आप उसी वक्त अपने गम्स को क्लीन करवाएं और अपनी ब्रशिंग को इम्प्रूव करें। तो लोग तो कहते हैं कि हम ब्रश करते हैं, शायद ब्रश लग गया उस वजह से ब्लीडिंग। वो अलग चीज़ होगी। वो उसमें क्या होगा, जब आपको इंजरी होगी तो आपको पता होगा वो एक पॉइंट से हो रही है, सब जगह से नहीं है, ठीक है ना। और अगर वो रिपीटेड है, जैसे आपको एक बार ही चोट लगी ना, हर रोज़ तो नहीं चोट लगेगी, तो एक बार ही हो गई कोई बात नहीं। बट अगर आपको 3-4 दिन लगातार ब्लीडिंग हो रही है तो आप डॉक्टर के पास जाके उसकी अच्छे से जाँच करवाएं। काफ़ी पहले की बात है हालांकि, पर मुझे आज भी याद है कि हमारी जो ओरल हेल्थ होती है वो हमारे हार्ट से जुड़ी होती है। क्या ये बात सच है? बिल्कुल ठीक है। किसी भी गम डिजीज़ या दांतों की डिजीज़ में हार्ट की डिजीज़ होने के चांसेस 1.5 से 2 गुना बढ़ जाते हैं। बिकॉज आप समझिए कि आपकी घर बहुत सुंदर है लेकिन घर की एंट्री के बाहर एक छोटा सा नाला है,
तो आपकी जो भी अंदर आ रहा है वो बैक्टीरिया अंदर ही आ रहे हैं। तो जो आप खा रहे हैं, जो आप पी रहे हैं, वो सब आपकी बॉडी में जा रहा है। तो अल्टीमेटली वो बैक्टीरिया कहाँ जा रहे हैं? किसी हार्ट पे, किसी हर ऑर्गन इफेक्ट होता है, नॉट ओनली हार्ट, हर बॉडी का पार्ट इफेक्ट होता है। तो ये बिल्कुल सही है आपकी बात। तो मतलब मैंने सही पढ़ा था जहाँ भी पढ़ा था। अभी हमने बहुत सारी गम्स की बात कर ली, अब हम करते हैं दांतों की बात। तो डॉक्टर, बहुत ही बेसिक है, मैं कहूँगी काफ़ी लोग शायद बहुत अच्छे से ब्रश करते होंगे, आज भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि ब्रश करना कैसे है। तो ब्रश करने का सही तरीका क्या है, और अगर आप एक डेमो दे के बता सकें हमें तो। ब्रश करने का जो बेसिक हमारी जो प्रॉब्लम है, हम लोग दांतों को ज़ोर से रगड़ के साफ़ करना चाहते हैं। ये सबसे गलत वो है, बिकॉज़ आपके दांत का एनामल उतना ही सॉफ्ट, उतना ही कीमती है जितना आप अपने मोबाइल की स्क्रीन या टीवी स्क्रीन को आप वो करते हैं। तो आप कोई भी गार्ड करके रखते हैं, तो आप जितना ज़्यादा ज़ोर से रगड़ेंगे आप उतने माइक्रो स्क्रैचेस उसके ऊपर डेवलप कर देंगे। तो वो जो स्क्रैच आएंगे उस पर बैक्टीरिया बैठेंगे और वो कैविटीज़ और बढ़ेंगी आपकी। तो अपने एनामल का प्रोटेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है। बाकी मैं आपको एक डेमो दे देता हूँ। तो आपको जो ब्रश करना है वो इस ढंग से करना है, सो दैट दांतों के बीच में कुछ ना फंसे। तो ये जो स्ट्रोक है हमारा, ऐसे ऐसे रगड़ के साफ़ करना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको ब्रश को ऐसे घुमाना है ताकि दांतों के बीच में जो फंसा हुआ है वो निकले, और दांतों के तीनों सरफेस क्लीन करने हैं। इसके अलावा अंदर की तरफ भी जो सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड होता है, और ऊपर का च्यूइंग सरफेस, सेम ऊपर के दांतों का भी आपने ऐसे ही करना है। बट जनरली लोगों को वही आदत होती है, इस नॉर्मली हम तरीके से लोग ब्रश घिसाई करते हैं की। ऐसे रगड़ के, जी, वो इससे तो एक कुछ निकलता गलत नहीं तरीका है। वो गलत है। इसके अलावा आपको अपनी टंग को भी क्लीन करना चाहिए। जो टंग को क्लीन करने के लिए आपको कोई अलग से वो लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल इसी ब्रश को अपनी टंग के साथ जेंटली क्लीन कीजिए, तो वो आपके ऊपर का जो बैक्टीरियल लेयर है उसको रिमूव कर देगा। कई टूथपेस्ट ये क्लेम करते हैं कि वो सल्फेट फ्री हैं, केमिकल फ्री हैं, या उनमें हर्बल इंग्रेडिएंट्स हैं जो डले हैं। तो ये क्लेम कितना सही होता है टूथपेस्ट जो मार्केट में अवेलेबल है उनका? और अगर हमें एक सही टूथपेस्ट यूज़ करना हो तो हम उसमें क्या इंग्रेडिएंट ढूंढें कि वो हो तो वो हमारे लिए सही है टूथपेस्ट? फ्लोराइड इज़ द ओनली टेस्टेड कंपोनेंट जो हमारे लिए अभी तक वो है। इसके अलावा बहुत सारे, कोई सॉल्ट डाल रहा है, कोई ट्राइक्लोसिन डाल रहा है, कोई पैराफिन डाल रहा है, कोई स्वीटनर्स डाल रहा है। ये सब गलत है, हमें नहीं चाहिए। और हमें कोई जड़ी बूटियाँ भी नहीं चाहिए दांत को क्लीन करने के लिए। एक रीज़न को समझिए, दांत हमारा जो है वो एक हार्ड कोर है, जैसे हमारे नेल्स हैं। तो नेल्स के ऊपर हम पेंट लगा सकते हैं, नेल के ऊपर ऑयल नहीं लगाते। तो अगर कोई जड़ी बूटी है वो दांत के अंदर नहीं घुस सकती। तो इसीलिए दांत के ऊपर कुछ भी वो करने का मतलब नहीं है। आपको सिर्फ वो चाहिए जो, अगर आपको ये कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटी भी डालनी है तो ये गम्स के लिए है, तो गम के थ्रू वो फिर एंटर हो सकती हैं। तो दांत के अंदर तो सिर्फ कुछ ही चीज़ें एंटर हो सकती हैं। उसका जो सबसे अच्छा है वो फ्लोराइड है। तो आप फ्लोराइड बेस्ड टूथपेस्ट यूज़ कीजिए। और बाकी टूथपेस्ट को जिसमें ख़ास तौर पे पैराफिन हो या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हो उनको अवॉइड कीजिए। और डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट अननेसेसरली यूज़ नहीं करनी है। हम लोग नॉर्मली सभी लोग एक ही तरह की पब्लिसिटी की वजह से हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे डॉक्टर कई बार आपको बोलते हैं कि आपके दांतों में सेंसिटिविटी है, तो कुछ आपको एक हफ्ते के लिए करना है, तो लोग उसको प्रोलॉन्ग कर लेते हैं कि अरे अभी खत्म होगी टूथपेस्ट, उसके बाद फेंक देंगे। उसकी एक रेमेडी और उसका एक पूरा रिजीम होता है कि आपको 4 to 6 वीक्स करना है, सो दैट द इफेक्ट इज़ परमानेंट। ठीक है, उसके बाद उसको डिसकंटिन्यू करता है। बट हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक ने टूथपेस्ट किया, बच्चे भी वही कर रहे हैं, दादी भी वही कर रही है। तो उसका नुकसान ये होता है कि जब हमें ज़रूरत होगी तो ये फिर दोबारा से इफेक्टिव नहीं होगी आपके लिए। जी जी। और सर, जो मार्केट में वाइटनिंग टूथपेस्ट अवेलेबल है वो कितना काम करते हैं वाइटनिंग के? वाइटनिंग में जो जिसमें बेकिंग सोडा है वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अननेसेसरली बहुत ज़्यादा वाइटनिंग जो टूथपेस्ट है इनकी ज़रूरत नहीं है। सर, इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग कैविटी, सेंसिटिविटी और प्लाक, टार्टर, इन सब से लोग परेशान रहते हैं। तो इसका मेन रीज़न क्या है? क्या ये लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है या फिर ये जेनेटिक भी हो सकता है? ये सबसे ज़्यादा पर्सनल ओरल हाइजीन हैबिट्स हैं जो हम लोगों की काफ़ी पुअर है। एक तो नाइट ब्रशिंग हम लोग 80% लोग जो हैं वो नहीं करते हैं, और ऊपर से ये वो देते हैं नहीं हम लोगों ने कुल्ला कर लिया, हमने वो कर लिया, या माउथ वॉश कर लिया। बट झाड़ू को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता।
तो जब तक झाड़ू नहीं लगेगा तब तक पूरी सफाई नहीं होगी। तो अगर आप सुबह और रात को अच्छे से ब्रश करते हैं तो 70% आप सेफ हो गए, ठीक है। उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन उसको आप केमिकल से माउथ वॉश के फॉर्म में यूज़ करना चाहते हैं तो उसका आंसर है ना, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ब्रशिंग इज़ दी ओनली सोल्यूशन। और अगर आप उसमें एडिशन करना चाहते हैं तो मैंने पहले ही बताया, जैसे मसाज आप करें तो ये दोनों एक के साथ दूसरा उसको हेल्प करेगा और आपके दांत ठीक रहेंगे। एक तो ब्रशिंग और दूसरा मसाज, गम की मसाज कीजिए तो आपके दांत हेल्दी रहेंगे। ओके सर, प्लाक और टार्टर, इसमें क्या डिफरेंस है? क्या दोनों एक ही चीज़ हैं क्या? टेक्निकली प्लाक एक ऐसी चीज़ होती है जो ब्रश करने के कुछ घंटों के बाद आपके मुंह में बनना शुरू हो जाता है। तो हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया हैं वो आपके कुछ भी जो आपने खाया है उसको डिके करते हैं और उसके साथ उसकी एक माइक्रोफिल्म बनानी शुरू करते हैं। जब वो फिल्म थोड़ी सी, वो ब्रश करने के 2 घंटे के अंदर बननी शुरू हो जाती है। तो जब वो थोड़ी थिक हो जाती है, उसमें फूड पार्टिकल्स और लग जाते हैं तो वो प्लाक बन जाता है। लेकिन जब उसमें सॉल्ट्स मिल जाते हैं तो वो टार्टर बन जाता है। तो टार्टर इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमूव। आप उसको अपने हाथ से नहीं रिमूव कर सकते, उसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाना होगा। प्लाक आप रिमूव कर सकते हैं जब आप सिंपल अच्छे से ब्रश करते हैं। तो फिर वही बात, पहले अच्छे से ब्रश करो और फिर मसाज करो। तो आपने जब प्लाक ख़त्म कर दिया तो टार्टर बनने की संभावना वैसे भी कम हो गई। आप ऐसी कुछ हैबिट्स बताइए जो हम अपनी लाइफस्टाइल से बिल्कुल हटा दें तो हमारी ओवरऑल जो डेंटल हेल्थ है वो अच्छी रहेगी। सबसे इम्पोर्टेंट मैं एक बार बोलना चाहूँगा, जितनी भी ये जो पान मसाले, गुटखा और ये, इनको आप बिल्कुल हटा दीजिए। ये इतना नुकसान करते हैं, ये हमारी इमेजिनेशन से बाहर है। हमारी इंडिया में ओरल कैंसर, क्योंकि मैं उसमें स्पेशलाइज करता हूँ, तो ओरल कैंसर के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ये हमारी नॉलेज से बाहर है। 40% ऑफ ओरल कैंसर, टोटल कैंसर में 40% ओरल कैंसर है। तो उसका सबसे बड़ा कारण है जो ये नॉर्मल तंबाकू, खैनी, गुटखा, ये सब चीज़ें हैं, या स्मोकिंग। तो ये सब उसके लिए। तो पहली चीज़ तो उनको आप किसी भी तरह से बाहर करें। सेकंड, आप अपने दांतों में टूथपिक को बिल्कुल यूज़ मत करें। जो दांतों में फंस जाता है तो उसको निकालने के लिए हम टूथपिक यूज़ करते हैं। तो टूथपिक क्या करता है, वहाँ गम्स में परमानेंट गैप बना देता है। तो अब आपने एक रास्ता बना दिया, अब खाना और फंसेगा और प्लस आपके दांत का कोई ना कोई डिके हो जाएगा। तीसरा, आप क्या करें, जो अपना इंटरमिटेंट मील्स हैं उनको आप कम करें। कभी कॉफ़ी पी ली, फिर चाय पी ली, फिर उसके बाद कोल्ड ड्रिंक ले ली। तो जितना आप इन इंटरवल्स फूड के अंदर कम करेंगे उतना चांसेस ऑफ डिके बढ़ते जाएंगे। तो थोड़ा सा उसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। और खाने पीने में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो डेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है? कोई भी चीज़, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, तो कोल्ड ड्रिंक्स के लिए हमें स्ट्रॉ मिलता है। वैसे तो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए, सब जानते हैं, मगर फिर भी हम लोग करते हैं। तो उसके लिए स्ट्रॉ यूज़ कीजिए। स्ट्रॉ का पर्पज़ यही था कि दे शुड नॉट टच योर टीथ, गो इनसाइड। तो आपका टेस्ट भी बन गया और आपने, लेकिन दांतों को बचाने के लिए तो आप वो करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। डेफिनेटली, ये तो हम सबको मालूम ही है, जितना मीठा खाएंगे। जैसे हम बच्चों को कहते हैं कि चॉकलेट नहीं खानी। चॉकलेट का रीज़न क्या है? चॉकलेट है, एक तो वो स्टिकी है, वो चिपक जाएगा आपके दांतों में। सो यू विल एंजॉय योर चॉकलेट इवन आफ्टर 2 आवर्स। तो वो उसका कारण क्या? वो डिके को बढ़ा रहा है। बिल्कुल सही बात है। सर, एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, वो है बैड ब्रेथ की। कई बार देखते हैं कि इवन ब्रशिंग के बाद भी यू डोंट फील फ्रेश। इसके पीछे के रीज़न क्या है, सबसे बड़ी बात? और ये क्या आगे चल के कोई बड़ी प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रही है? जो बैड ब्रेथ है, इसके 100 से ज़्यादा कारण हैं। तो उनमें सबसे कॉमन जो है वो आपके दांत और मसूड़े हैं। तो अगर आप समझिए कि दांत और मसूड़े बिल्कुल आपके ठीक है, तो फिर ये स्टमक के अंदर से जो भी गैसेस बन रही हैं, जैसे फास्टिंग हो जाती है काफ़ी टाइम के लिए, आपने 6 घंटे कुछ नहीं खाया, तो आपके मुंह से जो गैसेस आएंगी उनकी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। या आपने कुछ गलत खाया, जैसे लहसुन खाया, प्याज खाया, तो उसकी, तो इसके बहुत सारे कारण हैं। बट येस, अ हेल्दी बॉडी हैज़ ए गुड ब्रेथ। तो अगर आपके ब्रेथ में स्मेल आ रही है तो उसको ज़रूर आपको जांचवाना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लिवर में या किसी भी बॉडी की प्रॉब्लम को ये रिफ्लेक्ट करती है। सर, ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए आप हमें अब कुछ स्टेप्स बता दें जो हमारे व्यूअर्स आपके थ्रू जान सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, आप अच्छे से ब्रश करो।
2 मिनट का ब्रशिंग, इससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन सुबह और रात को दोनों वक्त। तो ये रात को आज छोड़ देते हैं, कल छोड़ देते हैं, तो आपने अपने लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू कर दी है। दूसरा आप क्या कीजिए, आप अपने गम्स को अच्छे से मसाज कीजिए। और तीसरी चीज़, अपने टंग को आप क्लीन कीजिए सिंपल ब्रश के ब्रिसल्स के साथ। और चौथी चीज़ बोलूँगा, हार्ड फूड खाने की आदत डालिए, जो हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोग अपना खाना सॉफ्ट कर रहे हैं, सॉफ्ट करने से हमारी दांतों की वो एक्सरसाइज नहीं हो रही है। जब एक्सरसाइज नहीं होगी तो आपके दांत हेल्दी कैसे रहेंगे? पहले हम गन्ना खाते थे, तो चना एक्चुअल खाते में थे। हाँ, जितना आप हेल्दी खाओगे, जितना आप हार्ड चीज़ें खाओगे, उतना आप अपने दांतों को हेल्दी पाओगे। जो जेनजी है वो तो ये कहती है कि हम सॉफ्ट चीज़ें खाएंगे तो हमारे दांत हेल्दी नहीं, रहेंगे, उल्टा हो ऐसा जाएगा, नहीं हमारे है। कमज़ोर हो जाएंगे। हम लोग अगर हार्ड चीज़ खाएंगे, इट इज़ समथिंग लाइक कि मैं रोज़ इतना एक्सरसाइज करता हूँ तो मेरे दांत, जब हम खाना खाते हैं तो उसके नीचे हमारे पेरिडोंटल लिगामेंट्स होते हैं जो गम्स के साथ उसको जोड़ते हैं। तो जितना ज़ोर से आप खाते हैं वो दांत उतना नीचे जाते हैं, तो उनकी एक्सरसाइज होती है, तो उनका अपने आप वो हेल्दी हो जाते हैं। जानवरों के लिए कौन वो करता है? उनको तो वाइटनिंग की ज़रूरत नहीं है, उनके दांत पीले नहीं होते। उसका रीज़न क्या है? वो हार्ड चीज़ बाइट करते हैं। तो आप खाना शुरू करो हार्ड चीज़, आपके दांत हेल्दी होने शुरू हो जाएंगे। तो बच्चों को ये ज़रूर सिखाइए। हम लोग, हमारा जो नेशन है, हम बाकी तो प्रोग्रेसिव बातें करते हैं, लेकिन ओरल हाइजीन में आई एम सॉरी वी आर वेरी बैड। तो ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को ये बताएं कि दांतों की प्रॉब्लम से हर प्रॉब्लम बॉडी की बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे। तो इसलिए अच्छे से ब्रश करें, अच्छा हेल्दी खाएं। और आपको मालूम है क्या नहीं खाना, वो आप सबको मालूम ही है क्या नहीं मीठा नहीं खाना। जैसे हम बच्चों को बोलते हैं चॉकलेट नहीं खानी, वो बड़ों पे भी लागू होता है। ऐसा नहीं है कि बड़े भी खाएं चॉकलेट। शरीर तो वही है जी। सर, जो ये माउथ वॉश होता है, जो हम आफ्टर ब्रशिंग माउथ वॉश करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट होता है या फिर इसका क्या रोल है ब्रशिंग के बाद? आई एम सॉरी, आई डिफर इन दिस थिंग। मतलब बहुत लोगों को मेरी बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन मैं माउथ वॉश को कभी भी रिकमेंड नहीं करता अनटिल अनलेस कोई स्पेशल कंडीशन जहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो माउथ वॉश इज़ अनदर केमिकल यू आर टेकिंग इनसाइड, ठीक है ना। तो पहले केमिकल हमारे फूड में इतना ज़्यादा है, इसलिए कई बार, जैसे मैं पर्सनली अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, कई बार माउथ वॉश यूज़ करते हैं, कोई भी XYZ ब्रांड का हो, तो उसके बाद ना मुंह में बहुत जलन होती है। ऐसे फील होता है कि नहीं, इससे अच्छा तो था कि हम ब्रश के बाद वही ठीक थे जो हमने किया था। तो ये शायद गलत चूज़ करने की वजह से होता है या फिर नहीं करना चाहिए? जनरल मोस्ट ऑफ द माउथ वॉशेज दे हैव अल्कोहल कंटेंट, तो एक वो आपके माउथ में नुकसान करता है। और ऐसी स्टडीज़ भी आई थी कि माउथ वॉश यूज़ रेगुलर करने से ओरल कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन आप कमर्शियल मार्केट में बैठे हैं तो वो सब स्टडीज़ गायब हो जाती हैं। तो आपको अगर अपना सच में ध्यान रखना है तो 1 गिलास पानी हल्का गर्म, चुटकी भर नमक डालिए, उससे कुल्ला कीजिए। उससे अच्छा माउथ वॉश किसी ने बनाया नहीं है, और वो कभी आपके माउथ को कभी नुकसान नहीं करेगा, हमेशा फ़ायदा ही करेगा। में थोड़ा सा नमक डालना है और उससे अपना माउथ रिंस कर लेना है। दैट इज़ द बेस्ट माउथ वॉश। एक बात और है, आपने बोला कि टूथपिक तो बिल्कुल यूज़ नहीं करनी चाहिए। फ्लॉसिंग अच्छी है करना? अगर हमारी टेक्निक अच्छी है तो उसको सीखना ज़रूरी है। बिकॉज नॉर्मली मैंने अपने जो पेशेंट्स में देखा है कि वो फ्लॉसिंग के नाम पे अपने गम्स को इंजर कर रहे हैं, तो कहते हैं कि ब्लड आता है। हाँ, वो ज़्यादा गैप क्रिएट कर रहे हैं। तो फ्लॉसिंग, हमारी फूड हैबिट जो है ना, ये यूरोपियंस और अमेरिकन से डिफरेंट है। हमारे यहाँ पे आप लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, वो नहीं खाते हैं, तो आपका ये फंस जाता है। तो आप इसको निकालने के लिए अगर फ्लॉस यूज़ करेंगे तो आप प्रॉब्लम में जाएंगे, या उसको अच्छे से डेंटिस्ट से सीख लीजिए कि उसका तरीका क्या है यूज़ करने का। अदरवाइज अपने गम्स को इंजर कर रहे हैं। जनरली लोग यही कहते हैं कि आफ्टर फ्लॉसिंग हमें गम ब्लीडिंग होती है, जनरली मैंने सुना। वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो आप अपने गम्स में डिजीज़ क्रिएट कर रहे हैं। तो आप अच्छे से सीखो और फिर आप, पर ज़रूरी है करना। अच्छी बात है। ये तो एक अपर लेवल हो गया, मतलब आपने मसाज कर लिया, ब्रश कर लिया, नमक पानी से क्लीन भी कर लिया, उसके बाद अगर आप फ्लॉसिंग करें तो बहुत अच्छी बात है। और सर, आजकल मैंने देखा कि वाटर फ्लॉस भी आता है, वो कितने काम के हैं? ठीक है, मतलब वो एक क्लीन करने का तरीका है। इंस्टेड ऑफ आप कोई भी चीज़ ऐसा यूज़ कर रहे हैं जो मुंह में टच कर रहा है, तो वाटर कंपैरेटिवली इंजरी नहीं करता है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी तरह की।
सर बच्चों में जो ब्रश इंट्रोड्यूस करने की एज क्या होनी चाहिए? जैसे ही क्योंकि मुंह में दांत आए, अच्छा, ओके। आजकल मैंने देखा है कि बहुत छोटे में, शायद 4-6 महीने का बच्चा होता है, उनके लिए भी तो छोटे छोटे ब्रश आते हैं, तो कहते हैं कि इनको करवाओ, तो वो क्या ज़रूरी है? देखिए बात समझिए, कोई भी चीज़ की आदत डालने के लिए जितनी आप जल्दी पकड़ेंगे उतना अच्छा है। तो अगर आपने उसको गेम बना दिया, हमारे यहाँ पे ब्रशिंग एक बर्डन है, काम है, प्रोजेक्ट है, तो मैं ये पेरेंट्स को बोलता हूँ कि आप डेंटिस्ट पे इतना पैसा खर्च रहे हो, एक बारी बच्चों को जो गिफ्ट लेते हो उसको 4 रंग के टूथब्रश लेके दो, तो उसके लिए गेम हो जाए कि अब पापा ब्रश कर रहे हैं, आज मम्मा के साथ करना है, तो कितना ईजी हो जाएगा ना। तो आप उसको एक टास्क मत बनाओ, उसको मजबूरी मत बनाओ, उसको एक गेम बना दो कि ये गेम है, चलो आज ये वाले रंग का ब्रश करेंगे, आज ये वाले रंग का ब्रश करेंगे, तो कितना इजीली वो हो जाएगा। तो जैसे ही माउथ में दांत आपके अपीयर होता है, यू शुड स्टार्ट क्लीनिंग। कौन सा दांत? कोई भी जो दांत, मतलब शुरुआत के दूध के दांत, चाहे कोई भी दांत, यस। जैसे ही आपके मुंह में दांत आया, आपका काम हो गया शुरू, आपने उसको क्लीन करना ही करना है। और एक बारी क्लीन माउथ रहने की आदत डाली, आपको इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा, आप उसके बिना रह नहीं पाओगे। तो जितनी जल्दी आप बच्चों में ये हैबिट डालोगे, उतना आपका काम आसान हो जाएगा। और देखा है कि बच्चों में ना दांतों में कीड़ा बहुत जल्दी लगता है, उसकी प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं डॉक्टर? ब्रशिंग, अच्छे से ब्रश करना सिखाओ उनको। आप खुद शुरू से बच्चों को, आप इतने टॉयज़ लेते हो, अब इतने तरह के इलेक्ट्रिक ब्रश आते हैं, कोई कार्टून वाले ब्रश आते हैं, उनके साथ खड़े होकर करिए ना, एक बार उनको सिखाइए, तो आपको आपकी सारी प्रॉब्लम दूर है। तो इलेक्ट्रिक ब्रश अच्छा होता है? आप, इट इज़ अ गेम, आपको अपने दांत को साफ रखना है। अब उसके लिए आप कुछ भी करिए, अब वो डिजिटल झाड़ू लगाइए या उससे लगवाइए, उससे क्या फ़र्क पड़ना है। आपको मकसद ये है कि आपका खाना वहाँ रुकना नहीं चाहिए, तो अगर आप वो कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जब मुझे विजडम टूथ आना शुरू हुआ, तो विजडम टूथ होता क्या है, आता है फिर रुक जाता है, फिर आता है फिर रुक जाता है, वो प्रोसेस जो है शायद 2-3 साल तक चलता रहता है, और शायद ज़्यादा भी होता होगा। तो विजडम टूथ क्या मुंह में बहुत ज़रूरी होता है आना? और अगर नहीं होता है तो क्यों आता है फिर हमारे दांत में? करते कि विजडम टूथ आएगा कि नहीं आएगा। ह्यूमन बॉडी में 32 टीथ होते हैं, तो 28 दांत हम लोग मानते हैं जो हमारे 18 साल से पहले पहले आ जाते हैं। तो विजडम टूथ आता शुरू होता है 18 के बाद, तो 18 से 24 साल की एज होती है जब विजडम टूथ आता है, तो उसी को हम अकल दाढ़ बोलते हैं। तो कहते हैं अकल आनी शुरू हो जाती है। तो उसमें होता क्या है, उसका जो प्रोसेस होता है, अब हम लोगों की डाइट हैबिट से क्या हुआ, हमारे जॉ साइज़ छोटे होने शुरू हो गए, तो उसमें उस दांत की जगह नहीं है, तो इसीलिए इनवेरेबली वो दांत टेढ़े आते हैं। जब वो दांत टेढ़े आते हैं तो उसकी वजह से वहाँ कभी खाना फंस रहा है, कभी गम आपका सूज रहा है, exactly, तो वो रीज़न यही प्रॉब्लम तो इसलिए उसका एक ही सोल्यूशन है कि आप उस जगह को अच्छे से क्लीन करो, तो वो कुछ नहीं होगा। लेकिन होता क्या है, हल्का दर्द शुरू होता है, हम उसको छोड़ देते हैं, अवॉइड करना शुरू करते हैं। जब वो सूज जाता है फिर हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं, तो फिर डेंटिस्ट बोलता है या तो इसको निकलवाओ और या इसको क्लीन करवाओ। तो हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो ट्रीटमेंट चूज़ करना चाहते हैं वो करते हैं। तो सोल्यूशन सबका फिर यही, अच्छे से ब्रश और उस एरिया को मसाज कर लो, बस को मसाज करना है जी। मतलब इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि इसका कोई काम नहीं है। नहीं, विजडम टूथ का टेक्निकली अब ईटिंग में कुछ काम नहीं है, अब वो सिर्फ डेंटिस्ट को हेल्प कर रहा है, उसको निकलवाने के लिए कुछ दे रहा है, तो इनवेरेबली अब सब विजडम टूथ को निकाला ही जाता है। तो मेरे जो विजडम टूथ थे वो बहुत प्रॉब्लमेटिक थे, इतने प्रॉब्लमेटिक थे, आते रुक जाते, फिर दर्द होता, फिर आ रहा है। तो मैंने एक बार इसलिए डॉक्टर से विजिट किया था, तो उन्होंने मुझे बोला कि इनकी कोई ज़रूरत तो होती नहीं है, क्यों आ रहे हैं ये तो मैंने आपसे पूछा। डॉक्टर, कई बार मैं देखती हूँ कि दांतों में गैप होने लगता है, और मैंने रिसेंटली ये सुना कि शायद दांतों में जो गैप होना शुरू होता है वो बढ़ती उम्र के साथ होता है। क्या ये बढ़ती उम्र की कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपके दांतों में गैप कभी भी हो सकता है? आपने बिल्कुल ठीक सवाल पूछा है। मैं आपको बताता हूँ, हम लोग एक चीज़ मान के चलते हैं डेंटिस्ट्री में कि दांत हैं ये तो निकलने ही हैं। कभी किसी ने ऐसा तो नहीं कहा कि नाक तो गिरना ही है या आँखें तो निकलनी ही है, तो हम ये मान के बैठते हैं, लेकिन ये गलत है। हमारे दांत की एज कितनी है, हमसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है हमारे दांत की एज कितनी है, तो जितनी हमारी एज है। तो इसमें दांत का कुछ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम दांतों के अंदर खाना फंसना को नॉर्मल समझते हैं, वहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। धीरे धीरे हर बॉडी का पार्ट कमज़ोर हो रहा है, तो नेचुरली दांत भी कमज़ोर होंगे, तो उन दोनों के बीच में गैप भी आना शुरू होगा।
लेकिन आप उसको अच्छे से क्लीन करोगे, अच्छे से साफ रखोगे तो वो प्रॉब्लम ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। गम्स के बीच में जो गैप आता है वो गम की ही प्रॉब्लम है, उसको आप डेंटिस्ट से क्लीन करवाएं, अपने दांतों को वहाँ साफ रखें, उसको मसाज करें। दांतों के बीच का गैप जो बन जाता है, इट इज़ साइन ऑफ डिजीज। ओके, तो इस गैप को फिल किया जाता है, जैसे हम लोग कई बार दांतों में फिलिंग करवाते हैं, वो तो दांत में कैविटी जब होती है उसको फिल किया जाता है, दो दांतों के बीच में जो गैप होता है उसको नहीं फिल कर सकते। ओके 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 डॉक्टर, आजकल दांतों को अलाइन करने के लिए जैसे जो अलाइनर्स आ गए हैं, हम ट्रेडिशनली देखते थे कि ब्रेसेस होते थे जो वो तार की तरह दिखते थे हमारे दांतों के ऊपर, वो लगा दिए जाते थे। वो शायद टेढ़े मेढ़े दांत होते थे उनको सीधा करने के लिए लगाया जाता था। अलाइनर्स कहते हैं कि जो आपके दांतों में गैप है, टेढ़े मेढ़े हैं, उसको भी ठीक कर देंगे। तो ब्रेसेस और अलाइनर्स में से कौन सी चीज़ ठीक है अगर आपको जाना है? हर केस पे डिपेंड करता है। तो अलाइनर इज़ अ बेटर वे ऑफ डूइंग दिस, नो डाउट, लेकिन हर केस में अलाइनर्स भी फिट नहीं होते और हर केस में ब्रेसेस भी नहीं होते। बट येस, दिस इज़ अ बेटर टेक्नोलॉजी जिसमें आप अपने दांतों को अच्छे से अलाइन कर सकते हैं, टेढ़े मेढ़े दांतों को ठीक कर सकते हैं और अपनी एस्थेटिक्स और उसको कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना, क्योंकि ब्रेसेस अच्छे नहीं लगते थे, कि इस एज में मैं नहीं कराना चाहता, तो वो उसको हम लोग अलाइनर से दूर कर सकते हैं। तो हर एज ग्रुप में अलाइनर्स लगवाए जा सकते हैं। ओके, मैं बात करना चाहूँगी RCT, रूट कैनाल तो इससे बहुत लोग डरते हैं। तो आप एज अ डॉक्टर या एज अ एक्सपर्ट कब ये डिसाइड करते हैं कि एक पेशेंट को रूट कैनाल के लिए ही जाना होगा या फिर अब रूट कैनाल ही ज़रूरी हो जाता है? दांत की 3 लेयर्स होती हैं। एक सब ऊपर की लेयर जो हमें दिखती है जिसको हम वाइट एनामल बोलते हैं, उसके नीचे एक सॉफ्ट लेयर होती है उसको डेंटिन बोलते हैं, उसके इनर मोस्ट जो लेयर होती है उसको पल्प बोलते हैं। तो जब दांत की कैविटी आपकी एनामल को क्रॉस करके डेंटिन के अंदर जाती है तो आपको हल्की सेंसिटिविटी लगती है, तो हम उसको इग्नोर करते हैं। जब वो उससे आगे जाती है तब आपको ठंडा गरम तेज़ लगना शुरू होता है, तब आप जाके डेंटिस्ट के पास जाते हैं, तब या उससे भी निकल जाते हैं तो फिर आपको तेज़ दर्द होता है। तो ये 2 स्टेजेस, जहाँ दांत में तेज़ दर्द हो या दांत में कहीं गरम लगना शुरू हो या बहुत तेज़ ठंडा लग रहा हो, तो इन तीनों स्टेज पे आपको रूट कैनाल ही करानी पड़ती है। तो रूट कैनाल एक ऐसा, इसके लिए एक हवा बन गया। पहले वो टाइम होता था जब दांत को निकाल दिया जाता था, तो निकालने से तो रूट कैनाल कहीं बेहतर है ना, अपना दांत तो आपका ही है ना, तो आप अपने दांत को किसी भी कंडीशन में बचाइए, क्योंकि जो दांत मतलब ओरिजिनल दांत जो है वो ओरिजिनल ही रहेगा, जैसा कोई चीज़ काम नहीं करती। आजकल बच्चों को भी लोग एडवाइस करते हैं रूट कैनाल करवाना, दैट्स अ कॉमन थिंग। ओके डॉक्टर साहब, कई बार चोट लग जाती है या फिर एज का एक रीज़न होता है, तो लोगों को कई बार क्या होता है कि डेंटल इम्प्लांट करवाना पड़ता है। मतलब आपने दांत अपने निकलवा दिए और दूसरा दांत लगवा दिया। बहुत पहले होता था कि लोग डेंचर भी लगवाते थे। तो क्या ये जो दांत होते हैं जिसमें हम डेंटल इम्प्लांट करवाते हैं, क्या ये अपने ओरिजिनल दांतों जितने मजबूत है और इनकी लाइफ कितनी रहती है, क्या दोबारा भी लगवाना पड़ता है? मोस्टली डेंटल इम्प्लांट्स एक बार अगर ढंग से किए जाए, इट इज़ फॉर लाइफ, इट शुड नॉट बी गिविंग एनी ट्रबल। लेकिन यस, किसी वजह से ये फेल भी होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मोस्टली एक बार जब इम्प्लांट लग जाता है वो लाइफ लॉन्ग आपका चलना चाहिए, आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब आप इससे पूछिए कि ये क्या दांत जैसा काम करता है, तो यस, ये काफ़ी हद तक आपके दांत जैसा काम करता है। मतलब हम गंदा खा सकते हैं यस, इसमें? आप कुछ भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जी। लेकिन ये होता है जब आप कोई ऐसी चीज़ करवाते हैं तो उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो बड़े सारे लोग होते हैं, जैसे एक बार ये गाड़ी खरीद ली बड़ी, अब वो सारी ज़िंदगी तो वो चलेगी नहीं, तो उसकी सर्विस करानी पड़ेगी आपको। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर्विसिंग की है, गाड़ी खरीदने की प्रॉब्लम नहीं है। तो इम्प्लांट करवाने में प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको अच्छा इसको चेक भी कराना पड़ेगा। नहीं, वो 3 साल बाद आप जाओगे, 4 साल के बाद, और वो इम्प्लांट हिलना शुरू हो चुका होगा, तब आप कहोगे ये क्या हो गया। तो आपकी ये जो है मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके इम्प्लांट लगे हैं तो इसका मतलब है पहले ओरल हाइजीन पुअर थी, दांत निकले तब इम्प्लांट लगे। अब इम्प्लांट लगने से वो हैबिट्स आपकी चेंज तो नहीं हुई ना। तो जस्ट बी केयरफुल, इम्प्लांट करवाएं, अच्छे से करवाएं, लेकिन उसको रेगुलर जांच ज़रूर करवाएं। डॉक्टर साहब, अगर किसी के दांत, जैसे कई लोग होते हैं जिनके दांत पीले होते हैं, धब्बे होते हैं, बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, आपने पहले रीजंस बताए, खाने पीने की पुअर हैबिट्स और सब की वजह से, तो उनके लिए टीथ वाइटनिंग या वेनियर्स जो होते हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है? हर केस पे डिपेंड करता है। अगर आपके सारे दांत कलर
चेंज करना चाहते हैं तो बेटर है वाइटनिंग आपके लिए। लेकिन अगर सामने के दांत हैं, आप किस प्रोफेशन में हैं डिपेंड करता है, उस हिसाब से आपको दोनों अलग अलग टेक्निक्स हैं और दोनों की ज़रूरत है, दोनों की अलग अलग है। तो कहीं पे आपको क्लीनिंग से काम चल जाता है, कहीं पे आपको वाइटनिंग से काम करना पड़ता है, और नहीं है तो विनियर है। तो विनियर आपके दो पर्पस सॉल्व करता है। एक तो दांत को सुंदर बनाने के अलावा जो थोड़े बहुत टेढ़े दांत होते हैं उनको भी आप विनियरिंग से कवर कर सकते हैं। लेकिन वाइटनिंग तो आप सिंपल दांत को एक कॉस्मेटिक वो दे रहे हो, आपने जो कलर था उस कलर को आपने बेटर कर दिया। ये एक तरीका। पर लोग करवाते हैं आजकल Yes, क्योंकि हाँ, बहुत- लोगों को बहुत एकदम common। सेलिब्रिटी स्माइल बिल्कुल जिसमें एकदम चाहिए। इक्वल टीथ हों और वो सब हों करवाते हैं लोग ना। ओके, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। एक अच्छी स्माइल सबके लिए अच्छी बात है। तो अलाइनर्स में आजकल लोग बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कहती हैं कि हम आपको होम डिलीवरी देंगे विदाउट विजिटिंग एनी डेंटल एक्सपर्ट। तो वो कितने ठीक हैं? वो कैसे ये मेजर कर सकते हैं कि हम आपके दांत उतने ही ठीक हैं या उतने ही मेजरमेंट के साथ हैं जितना हमारा अलाइनर है? आर दे ओके? दिस इज कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, बट अब गवर्नमेंट ने उनको बैन कर दिया है। बट आप कोई भी ट्रीटमेंट बिना स्पेशलिस्ट की जांच के उसके नहीं कर सकते हैं। देखिए, मैं ऑर्थोडोंटिस्ट नहीं हूँ, तो ये काम ऑर्थोडोंटिस्ट का है। तो अगर कोई भी आदमी जो इस फील्ड का भी नहीं है वो आपका नाप लेके और आगे किसी को भेज रहा है, वो थर्ड पार्टी बना रही है, तो उसका रिज़ल्ट क्या आने वाला है? ये डिज़ास्टर ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये गलत एक ट्रेंड सेट कर रहे हैं लोग, लेकिन ये ठीक नहीं है। आप ऐसी कोई फूड हैबिट या कोई लाइफस्टाइल, कोई भी ऐसी हैबिट बताइए जो कि हमें आज ही छोड़ देनी चाहिए अगर हमें अच्छे दांत चाहिए। सबसे पहली हैबिट तो यही है कि आप अपने उससे किसी तरह की गुटखा, तंबाकू या इन सब को इमीडिएटली बंद कीजिए, ठीक है। और दूसरा, अपने दांतों के को अच्छे से क्लीन करने के साथ अपने गम्स की मसाज करनी शुरू करें, ठीक है। और तीसरा ये कि जितने अननेसेसरी आप माउथ वॉश यूज़ कर रहे हैं उनको आप बंद कीजिए। अगर उसके अंदर अल्कोहल कंटेंट है तो उसको इमीडिएटली स्टॉप कीजिए। और कोई भी टूथपेस्ट उठा के जिसमें भी आपके सारे वो आयुर्वेदिक वो सब पड़े हुए हैं उनको उठा के यूज़ करना बंद कर दीजिए। हाँ जी। हमारी अभी की बातचीत तो डॉक्टर थोड़ी सी हम एंड की तरफ ले जा रहे हैं, बट मैं आपसे रैपिड फायर क्वेश्चन ज़रूर पूछना चाहूँगी। हम लोग अक्सर नींबू, बेकिंग सोडा, कोयला, सरसों का तेल, इन सब का यूज़ करके दांत साफ़ करते हैं। कितना ठीक है ये? गलत, बिल्कुल गलत। इसमें से कुछ भी नहीं करना चाहिए। देखिए, ये सब क्या है? ये सब आपके केमिकल फॉर्म है ना। तो आप अगर किसी भी चीज़ को केमिकल में डुबो दोगे तो वो सरफेस उसका ख़राब हो जाएगा। तो आपने नींबू या सोडे के साथ अपने दांतों को मला तो आपने उसके ऊपर एक माइक्रो एब्रेजन कर दिया, मतलब उसके ऊपर की लेयर के अंदर जितने भी कैल्शियम, फास्फोरस या जो भी मिनरल्स थे उनको आपने एब्रेड कर दिया। अब वो एक पिटेड सरफेस हो गया। अब बैक्टीरियल एक्टिविटी उस पर ज़्यादा होगी तो नुकसान होगा। तो ये बिल्कुल भी एक गलत एक्सरसाइज है। एक ठीक क्वांटिटी के अंदर ये सब एक टूथपेस्ट में ऐड किए जाते हैं, उस हिसाब से यूज़ कीजिए। डॉक्टर साहब, अभी आपने बात की थी कि हमें 6 महीने में डेंटल विजिट रखनी चाहिए, बट अक्सर लोग कहते हैं कि अगर हम दांतों की स्केलिंग करवाएंगे यानी क्लीनिंग करवाएंगे तो उससे इनेमल चला जाता है। ऐसा है क्या? नहीं, ये एक मिसकंसेप्शन है। इसको हम लोगों की जिम्मेवारी भी है, एज ए डेंटिस्ट हमें भी ये लोगों को गाइड करना चाहिए कि क्लीनिंग का मतलब है दांत को और हेल्दी करना, ना कि कमज़ोर करना। तो आप अगर क्लीन करेंगे अच्छे से तो आपने बैक्टीरियल लोड कम कर दिया माउथ का, तो नेचुरली आपके दांत और गम्स और हेल्दी होने चाहिए, कमज़ोर किसी भी तरह से नहीं। अक्सर अगर हमें घर में दर्द हुआ दांतों में तो हम लोग लौंग का तेल ये सब यूज़ करते हैं। ये कितने इफ़ेक्टिव है डॉक्टर? नहीं, अगर ज़रूर इमरजेंसी में तो आपको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकली दांत के अंदर जो रूट कैनाल के अंदर हमें यूज़ करते हैं लौंग का तेल को यूज़ किया जाता है। लेकिन उसको आप वैसे यूज़ करें तो आप अपने गम्स के ऊपर उसको गम्स को बर्न कर सकते हैं, तो ऐसे करना एडवाइजेबल नहीं है। नेचुरली जब इमरजेंसी है तो आप कुछ भी करेंगे तो आपको कोशिश करनी चाहिए कोई पेन किलर से अपना काम चलाएं या रात को किसी को दिखाएं, लेकिन लौंग और वो को अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मैंने देखा है लोग बर्न कर देता है, लौंग का तेल लेके वो कॉटन में डिप करके और उसमें दबा लेते हैं, तो वो एडवाइजेबल नहीं है।
ओके डॉक्टर साहब, आजकल मार्केट में बहुत सारे ब्रशेज़ आते हैं ब्रश करने के लिए। कहते हैं कि हार्ड है, सेमी सॉफ्ट है, सॉफ्ट है, तो हमें कौन सा चूज़ करना चाहिए? जनरली हमें सॉफ्ट टूथब्रश यूज़ करना चाहिए। हमारे दांतों को क्लीन करे, घिसाए नहीं, उसको एब्रेड नहीं करे, तो वही हमारे लिए ठीक है। लेकिन आपके पर्सनल हैबिट पे भी डिपेंड करता है। कुछ लोग होते हैं जो ढंग से उससे ब्रश नहीं कर पाते हैं, तो वो मीडियम या रेयरली हार्ड टूथब्रश यूज़ कर सकते हैं, बट नॉर्मली सॉफ्ट टूथब्रश इज़ इम्पॉर्टेंट। और हमें अपना जो ब्रश है वो कब बदल देना चाहिए? 3 से 4 महीने में आपको अपना टूथब्रश बदल देना चाहिए, बिकॉज उसके बाद उसकी इफ़ेक्टिवनेस ख़त्म हो जाती है। तो आप साल भर लगाते रहो, लेकिन आपकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो ख़त्म हो चुकी है। तो आपको 3 से 4 महीने बाद एक टूथब्रश बदल चेंज कर देना चाहिए। ओके कई लोगों के ब्रशेज़ होते हैं वो एकदम पेंट ब्रश की तरह बन जाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। इसका मतलब फोर्स ज़्यादा है। हाँ, फोर्स ज़्यादा है, आपको आराम से करना है। पर वो ब्रश भी आप 3 महीने तक चला सकते हैं, ऐसा नहीं कि एवरी मंथ यू हैव टू चेंज। नहीं, अगर आपके ब्रश के ब्रिसल्स 3 महीने से पहले टेढ़े हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी ब्रशिंग बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो आपको सॉफ्ट ब्रश लेना है और अपनी ब्रशिंग प्रेशर को कम करना है। लेकिन 3 महीने 4 महीने वाला फार्मूला सब में कांस्टेंट ही है। ओके हम एक्चुअली कई बार देखते हैं कि टूथ क्लिनजिंग के लिए से अपने देसी मेथड्स हैं ना, जो दातुन होती थी पहले, या अपने घर पे बनाए हुए दंत मंजन है वो यूज़ करते हैं। क्या वो ठीक है करना? देखिए, दंत मंजन के बारे में एक कंसेप्ट आपको दूर करना चाहूँगा। ये क्या प्रॉब्लम है कि दंत मंजन जितने भी होते हैं ये दे आर वेरी एब्रेसिव इन नेचर। एब्रेसिव मतलब आप समझिए कि आपके पास ये टीवी की स्क्रीन है, आप इसको एक रेगमार से साफ़ कर रहे हैं, तो आपने क्या किया, आप इसके ऊपर जो स्क्रैच पड़ गया उसको कोई हील कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। तो आपने दंत मंजन का मतलब है आपने दांतों के इनामल को घिसा दिया। तो इसलिए दंत मंजन और टूथ पाउडर्स टोटली नो। ओके पर बहुत लोग तो बहुत उससे सॉफ्ट से वो नहीं, आप जैसे कह रहे थे करें, आपके हाथ में वही रेगमार वाली स्टोरी है। रेगमार अगर आप मल रहे हैं अपने दांतों के ऊपर तो आप कितना उससे वो करेंगे। तो टूथपेस्ट इज़ द ओनली सोल्यूशन। आप ब्रांड चेंज कीजिए, कुछ कीजिए, लेकिन टूथ पाउडर और दंत मंजन ये बिल्कुल नो। और व्हाट अबाउट दैट दातुन? दातुन इज़ फॉर एक्सरसाइज। आप समझिए, दातुन क्या कर रहा है, आप चबा रहे हो दांत को, तो आप यार पुटिंग प्रेशर, तो उसके साथ तो वो आपकी बाइटिंग को इम्प्रूव कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी फोर्स को बढ़ा रहा है। लेकिन आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं ब्रश से, नहीं। तो दिस इज़ फोर्थ थिंग। तो आप करो, दातुन करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दातुन का मतलब ये नहीं है कि आपका बेसिक ब्रश बंद हो गया, वो गड़बड़ है। और एक और चीज़ बताता हूँ, जितना इम्पॉर्टेंट दांतों को खाने को चू करना है उतना इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है। आप कितने मिनरल्स, कितने विटामिन को आप लिक्विड फॉर्म में लेने शुरू कर दीजिए, तो क्या वो सेहत बनती है? हॉस्पिटल से कोई आदमी सेहत बना के वापस आया? किसी को प्रोटीन लगा रहे हैं, किसी को विटामिन डी दे रहे हैं, विटामिन B12, सेहत तो किसी की नहीं बनती। तो सेहत बनने के लिए क्या चाहिए? आपको खाना पूरा च्यू करना है। जब आप च्यू करेंगे वो शरीर में आपके प्रॉपरली एब्जॉर्ब होगा, वही आपकी बॉडी को हेल्दी बनाएगा। और आपके दांतों की एक्सरसाइज भी होनी डेफिनेटली। डॉक्टर साहब, आप जाने से पहले 3 ऐसी चीज़ें बताइए जो हमारे व्यूअर्स करें, रूटीन में शामिल करें अपनी, तो उनको डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि आपके लिए अच्छा बिल्कुल नहीं है। अच्छा है, हम लोग वी वांट के लोग की ओरल हाइजीन का लेवल वो है इम्प्रूव हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप सुबह और रात को ब्रश करें, सबसे इम्पॉर्टेंट। कुछ भी ब्रशिंग को एक मजबूरी मत समझे, ब्रशिंग इस तरह से करें कि हर कॉर्नर आपके माउथ का क्लीन हो जाए, ताकि खाना पूरी तरह से बाहर हो जाए। दूसरा, आप उस वक्त उसके बाद ब्रश करें, मसाज करें। मसाज करने का मतलब फिंगर को गीला किया, अपने सारे मसूड़ों को अच्छे से मालिश किया, ठीक है। और थर्ड चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि आप 1 गिलास पानी हल्का गर्म, चुटकी पर नमक डाल के उससे अपना रिंस कर सकते हैं, तो सारा माउथ क्लीन हो गया। और चौथा इंपॉर्टेंट ये है, जितनी बैड हैबिट्स हैं इन सब से बचें। कोई तंबाकू, कोई मसाला, कोई सिगरेट स्मोकिंग, इन सबको आप अवॉइड करें और रेगुलर दांतों का चेकअप कराते रहे। ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो डॉक्टर, एंड बहुत ही अच्छी बातचीत थी और आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो आपसे बस यही कहूँगी कि मुस्कुराहट सिर्फ चेहरे की खूबसूरती नहीं है, बल्कि हमारी सेहत का आईना भी है।
आप में से कितने लोग ब्रश करते समय मसूड़ों से आने वाले खून को इग्नोर करते थे? हमें कमेंट्स में ईमानदारी से बताइएगा। आप चाहें तो स्माइल वाली एक इमोजी भी कमेंट में छोड़ सकते हैं। आपके कमेंट से हम ये जान पाते हैं कि हमें किन और टॉपिक्स पर बात करनी चाहिए। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो करना ना भूलें ताकि सेहत की सारी बातें आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं सेहत टॉक्स के अगले एपिसोड में नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्ते।